नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हम अपना घटना चक्र वाली पुस्तक है उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, और सबसे पहले हम अपने आधुनिक भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। और इसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर 37 होगा। इसी लेक्चर नंबर 37 के तहत देखेंगे कि भारतीय या भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ। अब देखो, इसका जो लेक्चर नंबर ये जो है आपका, ये इसका पार्ट टू होगा। पार्ट टू किसका मतलब, ये भारतीय संवैधानिक विकास का पार्ट टू होगा, क्योंकि पार्ट वन मैंने आपको ऑलरेडी इस पे अपलोड कर दिया था। क्योंकि यदि इसे एक ही वीडियो में बनाते तो बहुत लंबा हो जाता। इसी वजह से क्या है कि पार्ट वन और पार्ट टू में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसी में आपको 20 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सॉल्व कराए थे। तो देखो, यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, अर्थात 21वें क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। और यदि आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी। और यदि आपको देखो डिटेल से पढ़ना है तो यूट्यूब पर हिस्ट्री मैंने कंप्लीट पढ़ा दी। हिस्ट्री के साथ साथ आपको पॉलिटी भी पढ़ा दी और हिंदी भी कंप्लीट पढ़ा दी। यदि इनमें से आपको किसी के भी नोट्स चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, वरना तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां भी आपको हिस्ट्री की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और यदि आपको नहीं मिलती है तो मेल के माध्यम से आप बता सकते हैं। अब देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उन सभी के लिए यूजफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और जो 14 मई को एग्जाम लगा हुआ है आपका पीसीएस का, उसके लिए तो एक तरीके से ऐसे मानो कि रामबाण की तरह काम करेगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर इससे। देखो, पहला सवाल क्या कहता है, देखो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। अब देखो कैसे सम्मिलित करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। कैसे, देखो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी। देखो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई थी, आप ये कह लो, वैसे सवालों में ध्यान रखना कि आपको जो आता है वही सबसे पहले लगाना है। अब नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट और 1784 के तहत हुई थी, तो इसका मतलब ए का दो लगेगा इसमें। अब देखो ए का दो है तो इसमें इसे भी हटा दो, डी ए को भी और डी को भी हटा दो। सॉरी, ये तो रहेगा, सी को हटा दो आप। तो बी का ए का तो बी में भी है और डी में भी है आपका। अब जरा आगे देखो, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी चार्टर एक्ट 1773 के द्वारा, या ये कह लो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ए का दो और बी का एक देख लो। तो ए का दो और बी का एक इसी में ही है आपका, तो बी ही आंसर होगा इसका। ठीक, इस तरीके से आप मिला सकते हैं। और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई थी वो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत दी गई थी। उसी तरीके से गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी, वो 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत ही यहाँ पर की गई थी। तो देखो, सही सम्मेलन इस प्रकार है। कंपनी के वाणिज्य विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राज्य संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। पिट का भारत अधिनियम 1784 था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से की गई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश, बसने तथा कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य अर्थात चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत। और इसी में देखो, इसी अधिनियम के तहत पहला विधि कानूनी सदस्य कौन बना था, तो मैकाले। मैकाले पहला था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कि सूची एक को भारत की उपनिवेश सरकार के अधिनियम को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। अब देखो, ये आपके यहाँ पर इसने सवाल दिया है। देखो सवाल थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आईएएस वगैरह में सवाल आते हैं तो बड़े ही आते हैं, आईएएस या पीसीएस में। हालांकि आईएएस में ही सबसे ज्यादा बड़े आते हैं सवाल तो। अब आपको यहाँ पर सूची एक से सूची दो को मिलान करना है। देखो, चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या कहा गया था। ये कहा गया था कि कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, ए का दो बनेगा। इसमें ए का दो देख लो, तो वो बी भी हटाओ और सी, इसको डी को भी हटा दो। अब इसमें से आगे बढ़ो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ था। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट जो हुआ था वो कंपनी के निदेशक को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी समाचार पत्र दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा कहा गया था। तो ये आपका ये बनेगा, बी का चार बनेगा। अब देखो, बी का तीन इसमें है, तो बी का तीन इसमें भी है, सॉरी, बी का चार बनेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। अब आपका ए ही आंसर लग जाएगा। उसी तरीके से यदि आप सी को देखेंगे तो सी का जो बनेगा, सी का तीन बन जाएगा और डी का आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट,
1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन तथा चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के निदेशक को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया। इस अधिनियम को 1858 के एक्ट द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर की नीतियों को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? देखो, बीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो हुई थी, या बीओसी कह लो इसको, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो हुई थी वो किसके अधिनियम के? वो 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी। आपका आंसर डी होगा इसमें। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। तो चाय और शक्कर का तो नहीं, चाय का और चीन के साथ व्यापार को समाप्त किया था, वो भी किससे? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच होता है यहाँ पर, क्योंकि चाय के साथ तो हुआ था लेकिन शक्कर के साथ नहीं होता। वो व्यापार जो हुआ था वो चीन के साथ व्यापार को समाप्त एकाधिकार को समाप्त किया गया था। ऐसा कहाँ हुआ था? अब ये जो ऑप्शन है, सवाल के अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच नहीं करते। जरा देखो व्याख्या, देखो इसकी। देखो, यदि प्रश्न एक में चाय व शक्कर के स्थान पर चाय एवं चीन के साथ वाक्य होता तो विकल्प डी होता। अतः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न को गलत मानते हुए इसे बोनस अंक दिया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार को एकाधिकार खो दिया। कब खो दिया? देखो, जो कंपनी ने खोया था वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा खोया था। सी आंसर होगा इसका। 1757 और 1764 के युद्ध में क्रम से प्लासी और बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए, जो इस प्रकार है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ईस्वी का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम कहता है कि प्रमुख प्रावधान इसके निम्न प्रकार हैं। देखो, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, अर्थात जो 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार बचा हुआ था, चाय प्लस चीन के साथ व्यापार बचा हुआ था, वो भी 1833 में इन्होंने समाप्त कर दिया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये हुआ था 1834 ईस्वी में। हुआ था 1833 के एक्ट के द्वारा था, लेकिन हुआ था कब? 1834 में। चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। अन्य तीन प्रेसिडेंसियां बंगाल, बॉम्बे, मद्रास थी। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर सीटी मेटकॉफ को नियुक्त किया गया था, ये ध्यान रखना। ये आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो सीटी मेटकॉफ। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। तो क्राउन को स्थानांतरित किया गया था आप 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हो जाती है उसी के बाद ब्रिटेन की जब बहुत ही ज्यादा कटु आलोचना हुई तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर अपने हाथ में ले लिया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण केंद्र से कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम के द्वारा एक भारतीय राज्य का सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद गठित होनी थी, जिसमें 8 सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत होने थे, या 8 सदस्य जो है ये सरकार द्वारा मनोनीत होते और शेष 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा चुने जाने थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। नेक्स्ट, कह रहा है कि विचार करना है और ये पूछ रहा है कि सही कौन सा है इनमें। देखो, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया, ये ठीक है आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया, ये भी ठीक है। तो आंसर आपका सी होगा। एक और दो दोनों सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। कथन एक सही नहीं है।
ये क्या कह रहा है देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारतीय सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। इसका कथन दो सही है, एक कह रहा सॉरी। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित किया नहीं, ये आपका गलत है वास्तव में, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बी ही आंसर होगा आपका। देखो, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अध्यादेश जो जारी किया था गवर्नर जनरल है वो क्या था? इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय के कार्य परिषद पर उनके प्राधिकार को एक बल प्रदान किया था? उनको ये आया था 1861 का, और विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी इसी एक्ट के तहत भारत में हुई थी। किसने की थी? तो लॉर्ड लॉर्ड नहीं लिखेंगे, कैनिंग ही लिखेंगे, कैनिंग ने की थी, ये ध्यान रखना। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये था आपका 1892 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार दो क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। जैसे बजट पर उन्हें विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। नेक्स्ट, सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये हुई थी 1892 के एक्ट के द्वारा। 1892 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट कब पारित किए गए थे? तो जो मीडिया को कंट्रोल किया गया था वो 1835 के एक्ट के द्वारा भी, 1867 के द्वारा भी, 1878 के द्वारा भी और 1908 के द्वारा भी ये हुए थे। आंसर आपका ए होगा। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 के द्वारा पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लेटिन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार के इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी 1861। ये आंसर होगा। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। इस आधार पर निकटतम जो उत्तर है वो आपका ए होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था, कौन सा चला था? तो 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, अर्थात जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, ये सबसे कम समय तक चला था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में कहें तो ये सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत, जो 1909 में आया था। बी आंसर। भारत परिषद अधिनियम 1909 अर्थात मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ था 1909 1909 के अधिनियम के तहत ही। इसमें क्या हुआ था कि दलितों को सॉरी मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दे दिया गया पहली बार, और 1919 के अधिनियम में जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड था उसमें सिखों को दे दिया गया।
इस प्रकार है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? 1909 से। आंसर इसलिए डी होगा आपका। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। देखो 20 अगस्त 1917 की घोषणा को जो जाना जाता है वो हम जानते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, और इन्हीं के नाम पर ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 लाया गया था। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? देखो द्वैध शासन का जनक यदि हम देखें तो सर लियोनिल कार्टिस को जाना जाता है, लेकिन द्वैध शासन को भारत में फैलाने का कार्य किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। लेकिन आंसर जो होगा इसका, आंसर इसका डी ही होगा। सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उसके द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है? देखो भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी? नहीं, ये माल्य मिंटो सुधार का अधिनियम बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी? हाँ जी, यही आपका आंसर है। इसी अधिनियम को 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तत्कालीन भारत एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। नेक्स्ट, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। ये आंसर होगा इसका। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। 1916 से 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली टायरकी बोलते हैं इसको, किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1919 में, जिसको बाद में समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन बना रहेगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 में से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया तथा इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली वर्ष 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल वर्ष 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रहा था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन अर्थात डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? देखो केंद्र में विधानमंडलों का दोनों का सदन में विभाजन नहीं, दो सरकार अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू हो जाना, ये भी आपका कह सकते हैं। कह रहा है कि किसे निर्दिष्ट करता है, ये भी नहीं है। दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना चाहिए, ये भी नहीं। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन, यही आपका आंसर होगा। तो आंसर आपका डी होगा इसमें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव किससे संबंधित थे? देखो ये संबंधित था आपका संवैधानिक सुधारों से। आंसर आपका डी होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? न्यायपालिका में विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, ये नहीं था आपका। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, यही आंसर होगा आपका, बी होगा। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट था, तो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी 1919 के एक्ट के द्वारा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन छांटना। देखो ध्यान रखना, असत्य ढूंढना है कि क्या असत्य होगा इसका। देखो यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब आंसर तो आपको पहले ही मिल गया, बाकी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया, ये ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 एवं 1921 में लागू हुआ, ये भी ठीक है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, कथन दिए हैं, कथन ए है, कारण उसका आर है और सही शब्द पूछना है कि सही कौन सा है इसमें। देखो कैसे निकालेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही, ये नहीं है, ये आपका गलत हो गया। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था, ये आपका ठीक है। इसका मतलब ए गलत है और आर सही है, इसका मतलब डी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रशासन के विषय में दो भागों में बांटा गया था। केंद्रीय सूची में 47 विषय शामिल थे, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, पेटेंट, कॉपीराइट, मुद्रा संचार, वाणिज्य और पोत परिवहन, नमक और कपास कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, लोक ऋण आदि इसमें शामिल थे। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधानमंडल में नहीं थी। राज्य सूची में 50 विषय शामिल थे,
जिसमें स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, कानून व्यवस्था आदि इसमें शामिल किए गए। इन विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति राज्यों के पास थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह केंद्रीय सूची के विषय को राज्य के महत्व का घोषित कर राज्य विधान परिषदों को उस पर कानून निर्माण करने का अधिकार सौंप दे, या राज्य सूची के विषय पर केंद्र विधानमंडल को विधि निर्माण का अधिकार दे दे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1919 के शक्तियों का यह विभाजन संघात्मक व्यवस्था का एक रूप है। नेक्स्ट, फिर से कथन ए दिया है, उसका कारण आर दिया है और सही उत्तर पूछ रहा है कि सही कौन सा होगा इसमें। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था, ये ठीक है। प्रांत में उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, ये भी ठीक है। इसका मतलब दोनों ही ठीक है, और कारण जो है आर वो एक ही व्याख्या करता है, इसलिए ए सही होगा आपका। 1919 के एक्ट के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई। इससे प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के सदस्यों को सौंपकर उत्तरदायी शासन का बोध कराने का प्रयत्न किया गया। इस एक्ट की प्रस्तावना में प्रांतों की को उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाने पर बल देने की बात कही गई। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था आपका भारत काउंसिल अधिनियम 1909 के, नहीं इसके नहीं, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सचिव को के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसके कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्व में सम्मिलित है, तो वो क्या सम्मिलित है ये आपको देखना है। संघ का प्रावधान, हाँ ये सम्मिलित है। प्रांतों को स्वायत्ता देना, ये भी आपका सम्मिलित है। प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना नहीं, प्रांतों में द्विशासन को समाप्त कर दिया गया था, ये गलत है आपका। केंद्रीय विधायिकों को संप्रभुता प्रदान करना, ये भी आपका गलत है। इसके लिए आंसर क्या बनेगा? एक और दो बनेगा, ए आंसर होगा। 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थीं को मिलाकर बनाया जाना था, लेकिन रियासतों की अनिच्छा के कारण यह संघ कभी नहीं बन पाया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू रहा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की थी? देखो ये की थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, डी आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? देखो ये जो रिपोर्ट बनी थी ये कई रिपोर्टों पर आधारित था, आप ये कह सकते हैं एक तरीके से। देखो साइमन कमीशन जो 1927 में ब्रिटेन से चला और 1928 में कहाँ आया? भारत आया, इसकी रिपोर्ट थी। एक नेहरू रिपोर्ट थी, कई रिपोर्ट थी लेकिन यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट नहीं है, तो आपका आंसर इसलिए डी बन जाएगा सीधा सीधा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि परिस्थितियों राजनीतिक परिस्थितियों का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाएगा। वर्ष 1927 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई कि साइमन आयोग नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र ये सभी 1935 भारत सरकार अधिनियम के आधार बने थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये बताना है कि सही कौन सा है इनमें। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ शर्तें थी, क्या थी? देखो ये कहता है कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई। यस, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं के निषेधाधिकार अर्थात वीटो की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना था, ये भी ठीक है आपका। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति नहीं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए आंसर बी होगा आपका। एक और दो दोनों सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्ति की, देखो
इसकी समाप्ति की थी, ये की थी प्रांतीय द्वैत शासन की। प्रांतों में द्वैत शासन को इसने समाप्त कर दिया था पूरी तरीके से। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है कि कौन कौन से इसमें सही हैं। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ये भी ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, बिल्कुल ठीक है। ये जो कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में स्थापित हुआ था, फेडरल कोर्ट था एक तरीके से। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये भी ठीक है। इसलिए आंसर क्या बनेगा, डी। एक, दो और तीन, तीनों सही है आपके। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का और प्रांतीय शासन व्यवस्था शुरुआत की गई। प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्ति का विभाजन किया गया, जिसके लिए तीन तीन क्षेत्र बनाए थे, संघ सूची और आपकी राज्य सूची और उसके साथ साथ आपकी समवर्ती सूची। फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि यहाँ पर प्रावधान किए गए थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? देखो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यस, क्योंकि भारतीय संविधान में इसका जो 1935 का जो 2/3 भाग यूं का तू उठा कर रख दिया संविधान में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्टिक युक्त नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सा विशिष्टिक युक्त नहीं है। देखो इसमें केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन था, नहीं, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति थी और आपका केंद्र में द्वैत शासन बना हुआ था, ये ठीक है। सॉरी, ये गलत है आपका। नेक्स्ट है 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रोत्साहित प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? देखो अंग्रेजों की जो असली मंशा थी वो क्या थी? देखो राजसी प्रांतों पर अधिक और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, ये नहीं था। उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, ये भी नहीं था आपका। अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना, ये भी नहीं था जी। राष्ट्रीय राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्य विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, आंसर आपका डी होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। देशी रियासतें भारत का लगभग 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि 1935 अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तावित केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में उन्हें 40% अर्थात 260 में से 104 सीटें तथा निचले सदन में 33% 375 में से 125 सीटें प्रदान की गई थीं, जिन्हें इन रियासतों के राजाओं द्वारा नामित किया जाना था। इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस पर अंकुश लगाना इसका मुख्य या इसका प्रमुख उद्देश्य था तथा राजाओं का उपयोग ब्रिटिश शासन राष्ट्रीय नेताओं साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों की काट के रूप में करना चाहता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। आंसर आपका ए होगा। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। नेक्स्ट, ये कहा, देखो किस अधिनियम के बारे में कहा था? ये कहा गया था 1935 के अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो ये किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। सी आंसर। संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्रीय और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? देखो ये अस्वीकार किया था आपका लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था। आंसर बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में 1936 में भारत सरकार अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? अभी कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना। अब आपको खुद बताना है कि इसमें कौन सा आंसर देखो सही फिट बैठेगा और कौन सा आपका आंसर फिट नहीं बैठेगा।
तो देखो 1926 में क्या कुछ ऐसा हुआ था? आप कह सकते हैं हाँ हुआ था। 1937 में भी ऐसा नहीं हुआ था, और 1945 में ऐसा हुआ था। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी बनेगा केवल। ए और सी दोनों। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1923, 1926, 1930, 1934, 1945 में हुआ था। वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। ज्ञातव्य है कि 1935 के अधिनियम का संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये होता 1945 में। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? देखो गुलामी का अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू साहब ने। ए आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? इसे समाविष्ट किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। और हमने अपने राज्य के नीति निर्देशक अर्थात डीपीएसपी को कहां से लिया है? तो ये लिया है आयरलैंड के संविधान से। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत संविधान के में राज्य नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? वो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दे दी गई। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो भारत परिषद को समाप्त किया गया था, जो आया था आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसके तहत इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू रहा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थीं। किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो ये कहा गया था सरदार बी आर अम्बेडकर साहब। आपका आंसर डी बनेगा इसमें। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभापतित्व में प्रारूप समिति नियुक्त की गई। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत संविधान प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचना का उत्तर देते हुए कहा था कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधानों को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है। अब मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी के उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, क्या मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज आज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्यों को संविधान सभा के बहस में कहा था? देखो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। आंसर आपका इसमें सी होगा। संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं? अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट, अब फिर से बताता हूँ, जो आपको आता हो सबसे पहले उसे ही आप लगाना है यहाँ पर। देखो कैसे लगाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? 1774 में क्या हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत हुई थी। तो ए का 4 देखो कहाँ है। तो ए का 4 आप एक को भी हटाओ, इसको भी हटाओ और इसको भी, तो बी ही आज का डायरेक्ट एक में ही आपका आंसर मिल गया। अब आप चाहे तो मैच करा सकते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ? देखो इसमें हुआ था कि आप द्वैध शासन का प्रारंभ होगा और भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदेशों में स्वायत्त प्रावधान किया गया। इसलिए आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा इसका। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1919 के एक्ट द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई।
1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, परंतु वस्तुतः सारी कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास ही थीं। उसे भी लगभग गवर्नर जनरल जैसी ही शक्तियां मिली थीं। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन एक ऐतिहासिक नहीं था? देखो कौन नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट 1833 का भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1903 ये भी था, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 नहीं था। यही आपका आंसर बनेगा, डी आंसर होगा आपका। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। ये आपके आंसर। अब देखो ये तो हो जाता है आपके पूरा का पूरा टॉपिक। तो देखो जो हमारा अगला टॉपिक होगा, इसमें अगला टॉपिक होगा हमारा आधुनिक इतिहास, विविध का होगा। और विविध का जो होगा ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ये मानना कि इसके जो पार्ट बनेंगे लगभग 4 पार्टों में ये आपके पास आएगा, क्योंकि इसमें लगभग 250 सवाल हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी है अच्छा खासा। और ध्यान रखना कि सवाल यहाँ से सबसे ज्यादा बने, क्योंकि आजकल आयोग का जो ट्रेंड हो गया है ना, वो सीधे सीधे टॉपिक से सवाल नहीं उठा रहा, वो 2-3 टॉपिकों को एक साथ पकड़ता है और उनमें मिक्स करके सवाल पूछता है। तो इसलिए ये विविध में इस तरह के सवाल बनाए गए हैं इसमें। और ज्यादातर सवाल जो बने हैं वो विविध से ही बने, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। और इसके लिए अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और ये भी है कि एडवांस में ही मैंने आपको 1 से लेकर, अब देखो 1 से लेकर 13 तक एक पीडीएफ डाली है लेक्चर की, और 14 से लेकर 40 तक एक अलग पीडीएफ डाल दी है मैंने आपको। कि देखो ये तो आपका लेक्चर नंबर जो है वो 37 ही है, मैंने आपको एडवांस में 40 लेक्चर तक आपको पीडीएफ वहां पर मैं डाल चुका हूं। तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, और आपके रिवीजन के लिए बहुत ही सारगर होगी। और यदि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी या हिंदी में से किसी के भी नोट्स चाहिए जो मैंने कंप्लीट यूट्यूब पर आपको पढ़ा रखी है, तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आप मेल नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर भी आपको ये मिल जाती है। यदि नहीं मिल जाती तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।